यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प डी, धावन सोडा है। विकल्प डी आपका सही होता है। जल की कठोरता दूर करने के लिए विकल्प आपका डी सही होता है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जल की स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O का प्रयोग करेंगे। इसे हम कहते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट कहेंगे या फिर धावन सोडा कहते हैं। जब जल में, पहली बात तो ये जानिए कठोर जल कहते किसे हैं। जब जल में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड लवण घुले होते हैं तो इसे हम जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। स्थायी कठोरता की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड लवण घुले होते हैं तो इसे हम जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। और यह कठोरता जल को मात्र उबालने से दूर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। सही जवाब यहाँ पर होता है विकल्प आपका बी सही होता है, इल्तुतमिश ने। देखिए गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, जिसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे। तो 2 महत्वपूर्ण सिक्के में कौन कौन से, पहले में नाम आता है चांदी का सिक्का टका, चांदी का टका चलाया था। दूसरा था, एक था चांदी का टका, दूसरा था तांबे का जीतल। क्या था, तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया है, इल्तुतमिश के द्वारा। और आपको अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताते हैं, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए, ये था इल्तुतमिश। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। ध्यान दीजिएगा, जामा मस्जिद बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, आपको बताते चलते हैं, 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए, ध्यान दीजिएगा, सुल्तान ए आजम की उपाधि से नवाजा था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुल्तान ए आजम की उपाधि से किसे नवाजा गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा। सही जवाब यहाँ पर हो जाता है गुरु रामदास ने। विकल्प बी से होता है गुरु रामदास। तो गुरु रामदास सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, चौथे नंबर के। और आपको बताते चलते हैं, अकबर थे, इन्होंने गुरु रामदास को 500 बीघे की ज़मीन दान में दी थी और यह भूमि रामदास की पत्नी बीबी भानी के नाम पे प्रदान की गई थी और जिस पर अमृतसर नगर का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या फिर इलाहाबाद। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। सही जवाब होता है विकल्प आपका ये, चंपारण है। आपको बताते चलते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, हजारों भूमिहीन मजदूर और गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और नगदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे और अंग्रेजों की इस नीति से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन चलाया गया था और इसे एक और नाम दिया गया है, तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति क्या है, तिनकठिया पद्धति आप सभी जानते हैं। तिनकठिया पद्धति किसे कहते हैं। तिनकठिया में मेनली होता था कि प्रति बीघा में 20 कट्ठा होता था तो उसमें से 3 कट्ठे पर खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, किसकी, नील की खेती। तो यही था तिनकठिया और इसी के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा,
चलिए आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पर विकल्प आपका बी से होता है। भारतीय संविधान में समता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा और ऐसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही संभव होगा। ऐसा जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही संभव हो पाएगा। तो अनुच्छेद 14 में ये उल्लेख है। और विधि के समक्ष समता का विचार किस संविधान से लिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। विधि के समक्ष समता का जो विचार है ये लिया गया ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से इसे लिया गया है। जबकि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पर लिखा गया है विधि के समक्ष समता, और अभी जो हम बता रहे हैं विधि की समक्ष समता का विचार ये लिया गया ब्रिटिश संविधान से। जबकि यहाँ पर विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है ये अमेरिकी संविधान से ली गई है। और यहीं पर एक तीसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसकी अवधारणा। तीनों में अंतर है। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से, और यहीं पर अगला हमारा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापानी संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई है? जापानी संविधान से ली गई है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो यहाँ पर सही जवाब होता है भारत में विकल्प आपका सी से होता है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। विकल्प आपका सी से होता है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण है। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? सही जवाब हो जाता है विकल्प यहाँ पर आपका सी से होता है संसद है। देखिए एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 61 है। तो ये जो राष्ट्रपति का महाभियोग है ये राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। कितने? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है इसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। बात समझ आ रही है? तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। फिर उसके बाद यदि आरोप को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हुआ, ध्यान दीजिएगा 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। बात समझ आई? मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंस में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है उसको मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे एक सदन से दूसरे में जाता है और फिर कितने के बाद से उसे माना जाता है कि हाँ ये महाभियोग पास हो गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोकसभा की बैठक किसकी? लोकसभा की बैठक। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाता है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कितना? कुल सदस्यता का 10वां भाग। विकल्प आपका बी से होता है कुल सदस्यों का 10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है और ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 100 में इसका प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 100 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला है ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तो ये सही जवाब होता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों,
सौर मंडल का निर्माण और सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर के गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर के गुजरती है? मकर, कर्क, भूमध्य या फिर प्रमुख भूमध्य। विकल्प आपका बी सी होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है और ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और ये भारत के लगभग 20 से होकर के गुजरती है ना। और आपको बताते हैं भारत में जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक क्वेश्चन को पूछा जाता है 8 राज्यों में, इधर से आप स्टार्ट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? विकल्प ये हमारा सही होता है मेघालय है। मेघालय का जो मासिनराम है, मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है, ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साथ ही साथ में अत्यधिक वर्षा के लिए अलग से ही प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। किस स्थान को? अभी जो मैंने लिया ये मासिनराम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर ये है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन के स्तर, मुद्रास्फीति की दर। सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? भारत में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, भारत में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा तय किया जाता है। विकल्प आपका बी सही होता है। अब ये जानिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी और महंगाई भत्ता को समायोजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और आपको बताते चलते हैं, यह सूचकांक श्रम मंत्रालय में स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक यहाँ पर सही जवाब हो जाता है डेसिबल है। विकल्प ए, ध्वनि की सामान्य मापन इकाई क्या होती है? डेसिबल कहलाती है। ठीक है, आपको बताते चलते हैं, एक जो प्रदूषण मतलब एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम 55 डेसिबल बताया इसने, और व्यापारिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल, हाँ, और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 75 डेसिबल ध्वनि निर्धारित की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, आप सभी की स्क्रीन पर यह है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोप्रोन, अल्फा कण। कौन सा सही जवाब होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प ए न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जो कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ होता है। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है ये धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन कण होता है, और जो नाभिक होता है ना, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले होते हैं। कहने का मतलब जो परमाणु का नाभिक होता है ये, तो किससे मिलकर के बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक, कवक वही फंजाई। फंजाई जो मतलब आप रोटी देखते होंगे, रोटी पे जब थोड़ी सी रोटी बासी हो जाती है, ब्रेड है, इस पर वाइट वाइट सी ऐसी संरचनाएं दिख जाती है, तो उसे कवक कहते हैं। कुछ दिन के बाद ये काली भी हो जाती है। तो ये जब कवक है ये डेवलप हो जाता है, इसमें बीजाणु वगैरह बन जाते हैं, तो वही बीजाणु फट करके नीचे ये गिर जाते हैं, तो यही हो जाता है। ये रोटी थोड़ी पहले सफ़ेद होती है, फिर कैसी हो जाती है? काली पड़ जाती है। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर सही जवाब हो जाता है
माइकोलॉजी कहते हैं। विकल्प आपका सी होता है, माइकोलॉजी है कवक का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर, उससे पहले ये जान जाते हैं कवकों के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। कवकों के अध्ययन को कहते हैं, ये हो गया भाई आपका माइकोलॉजी। अब यहाँ पर शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और अपना भोजन बना लेते हैं, तो शैवाल जो हैं उनका अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपको बताना है। न्यूरोलॉजी, आप सभी जानते हैं, न्यूरॉन वगैरह का अध्ययन इसमें किया जाता है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? आपको बताना है। अर्नेस्ट हैकेल है, हचिंसन है, राइस है, ब्राउन है। तो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है अर्नेस्ट हैकेल। विकल्प ए, अर्नेस्ट हैकेल नामक एक प्राणी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले ने। किसने किया था? A.G. टांसले ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा।